नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज का दिन बेहद ही खास है, जहां आपको बताते चलें कि आज कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी आज मतगणना की जा रही है और देर शाम तक हालांकि फैसला हो जाएगा कि जनता ने किस राज्य में या किस सीट पर किस प्रत्याशी को अपना मत दिया था। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो फूलपुर मतगणना के दौरान यहाँ विवाद हुआ, जहाँ बसपा एजेंट ने मतगणना स्थल पर हंगामा किया है। हंगामा करते हुए बसपा नेताओं ने नारेबाजी भी की। तो ये प्रयागराज से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मतगणना के बीच फूलपुर में हंगामा हुआ, विवाद छिड़ा। बसपा एजेंट ने मतगणना स्थल पर हंगामा किया, जहां हंगामा करते हुए बसपा नेताओं ने नारेबाजी भी की है। तो आपको बताते चलें कि चुनाव के दौरान ही मतगणना के दौरान दरअसल ये एक बड़ा अपडेट प्रयागराज से सामने आ रहा है, जहां फूलपुर में मतगणना के दौरान यहां पर विवाद छिड़ा। बसपा एजेंट ने दरअसल मतगणना के दौरान ही यहां पर बहस हुई और नेताओं के द्वारा यहां पर विवाद की स्थिति निर्मित की गई। हंगामा करते हुए बसपा नेताओं ने नारेबाजी भी की है। प्रयागराज से ये एक बड़ा अपडेट मतगणना के बीच जहां फूलपुर में विवाद छिड़ा। आपको बता दें कि बसपा एजेंट ने मतगणना स्थल पर पहले हंगामा किया, जिसके बाद तमाम बसपा नेताओं ने मतगणना स्थल पर ही जमकर नारेबाजी की। थाना धूमलगंज अंतर्गत मुनेरा मंडी में फूलपुर विधानसभा की जो है अभी मतगणना स्टार्ट होने जा रही है। इसकी सुरक्षा दृष्टिगत जो है यहाँ पे पैरामिलिट्री, पीएसी, जनपदीय पुलिस और हमारे जो एसीपीज हैं प्रयागराज कमिश्नरेट की, सभी की ड्यूटी लगाई गई है। सभी उच्च अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सभी के द्वारा जो है ड्यूटीज़ को चेक किया गया है और यहाँ पे सभी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक अभी भी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। तो महाराष्ट्र, झारखंड के साथ ही 15 राज्यों की कुल 46 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे वहां की वर्तमान स्थिति क्या है। लखनऊ से नितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा लखनऊ से ही संजय पांडे और रायपुर से कुलभूषण ठाकुर जुड़ गए हैं। विजयपुर से अमित सिरोठिया और उत्तराखंड से सोनू सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। लखनऊ की ओर ही सबसे पहले रुक कर लेंगे। लखनऊ से संजय हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ फिलहाल वर्तमान अपडेट आपके पास है? लगभग कितने राउंड की गिनती हो चुकी है और अगर वर्तमान वहां पर समीकरण की बात करें, स्थिति की बात करें, तो कौन सा प्रत्याशी कितने मतों से फिलहाल अभी तक की गिनती में आगे चल रहा है? उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसकी मतगणना हो रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुरू हो गए हैं, क्योंकि लगभग 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही। वहीं 2 ही सीट है, जिसमें एक कानपुर की सीतामऊ सीट है जिसकी पहले ही घोषित कर चुके हैं 8,500 वोटों से। उसके बाद करहाल एक ऐसी सीट पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। बाकी सारी 7 सीटों पर इस वक्त दारू सभा के पास, जहां से भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी हर्षोल्लास के साथ बीजेपी कार्यालय पर पहुंच रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इस जीत के पीछे योगी आदित्यनाथ का जो फार्मूला था, जिस तरीके से उन्होंने नारे के साथ जनता जो सीट की वो जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटके के तौर पर ये चुनाव देखा गया। माना ये भी जा रहा था कि 27 चुनाव का ये सेमीफाइनल समाजवादी पार्टी को करा झटका लगा है। वही बात अगर अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव की तरफ से अभी कोई भी हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। समाजवादी पार्टी की जो आईटी सेल है उसकी तरफ से कई सारे ट्वीट किए गए। आयोग और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा गया। उन्होंने कहीं न कहीं प्रशासन के दबाव में बहुत सारे जो मतदाता थे वो बाहर नहीं निकले थे, उसी का यह असर। और आज काउंटिंग के दौरान भी जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग कर रहा है, उसके हिसाब से कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने की एक साजिश बड़ी रची जा रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव देर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और अपने हार का कारण भी बताएंगे कि पार्टी आखिर में 7 सीटें कैसे उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है। विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये नतीजे, ये निर्णय अब सामने आ चुके हैं। स्पष्ट हो गया है विजयपुर में, जहां लगातार
दमखम भरा गया। दोनों ही पार्टियों की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार किए गए, लेकिन अब ये जो निर्णय सामने आए हैं, नतीजे सामने आए हैं, इनमें कांग्रेस की जीत स्पष्ट देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि विजयपुर से मंत्री रामनिवास रावत हार चुके हैं और यहाँ कांग्रेस की जीत हुई है। तो विजयपुर में उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव के बाद ये निर्णय सामने आया। जनता ने यहां एक बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी को ही विजय बनाया है। तो मंत्री रामनिवास रावत, जो कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे, पार्टी ने यहां पर प्रचार प्रसार खूब तेज भी किया, लेकिन उसके बावजूद यहां बीजेपी हारी और विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनकी जीत हुई है। तो आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। विजयपुर विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो यहां एक बार फिर से जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय बनाया है। रामनिवास रावत, जो कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे, उनकी हार हुई है। यहां कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत हुई। तो विजयपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। आपको बता दें कि यहां पर लगातार प्रचार प्रसार किया गया। दोनों ही पार्टियों के द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां की गई, जहां दोनों ही पार्टी जीत के दावे भी अब तक भरती हुई आ रही थी। लेकिन अब ऐसे में ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ा निर्णय जो सामने आया, जनता की तरफ से ये फैसला लिया गया, कांग्रेस की यहां पर जीत हुई। कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा यहां पर विजय हुए हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी रहे मंत्री रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा। विजयपुर विधानसभा में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, जहां ये सीट हाई प्रोफाइल सीट भी बनी हुई थी। बीजेपी के तमाम दिग्गज इस सीट पर पहुंचे थे, प्रचार प्रसार तेज भी किया गया और जीत के दावे भी भरे जा रहे थे। लेकिन अब जनता ने जो निर्णय लिया है, उसमें 7,228 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है। तो विजयपुर में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराया, कांग्रेस की जीत हुई। बीजेपी की तरफ से मंत्री रामनिवास रावत, जो कि प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इधर कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे मुकेश मल्होत्रा की जीत हुई है। लगभग कहा जा रहा है 7,000 वोटों से जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को विजय घोषित कर दिया। तो ये उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ। दोनों की सीटें बेहद ही हाई प्रोफाइल कही जा रही थी। विजयपुर विधानसभा सीट, जबकि बुधनी विधानसभा सीट, दोनों ही बेहद हाई प्रोफाइल थी। दोनों ही सीटों पर पार्टियों के द्वारा प्रचार प्रसार खूब तेज भी किया गया, जहां दिग्गज दोनों ही पार्टी के अपना पूरा दमखम लगाते हुए तो आपको बता दें कि यहां पर जनता ने अब अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया है और बीजेपी के प्रत्याशी की जहां स्पष्ट तौर पर इस नतीजे में हार दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जीते हैं। चर्चा करेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रभु सर जुड़ चुके हैं। प्रभु सर, जो 2 मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट थी, एक बुधनी और विजयपुर, उपचुनाव यहां पर हुए और दोनों ही सीटें अपने आप में बेहद हाई प्रोफाइल भी कही जा रही थी। विजयपुर में चूंकि लगातार दोनों ही पार्टियां अपना दमखम भर रही थी, बीजेपी जीत के दावे कर रही थी, कांग्रेस भी जीत के दावे कर रही थी, लेकिन अब जो निर्णय आया है, इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है, जो स्पष्ट है, जनता ने कर दिया कि एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराया है। तो ये किसकी हार है? ये बीजेपी की हार है या रामनिवास रावत की हार है, या ये जीत किसकी हम कहें, कांग्रेस की या कांग्रेस के प्रत्याशी की? देखिए, विजयपुर की जनता ने जो एक प्रदेश में एक जो माहौल बना है 2020 के बाद से कि आप जो है दल बदल करिए और चुनाव लड़कर जीत कर आइए, और यहाँ पर मंत्री पद के लिए उन्होंने दल बदल किया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें उसका फायदा बीजेपी को मिला, लेकिन विजयपुर की जनता ने अब रामनिवास रावत को नकार दिया है।
जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के दौरान रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव जीतते रहे। विपक्ष के बड़े नेता थे, कांग्रेस के जो है कार्यकारी अध्यक्ष रहे। वो प्रदेश कांग्रेस के दिग्विजय सिंह सरकार में भी वो मंत्री थे। 23 साल बाद उनको मंत्री बनने के एक अवसर उनको दिखा और वो जो है यहाँ पर बीजेपी में आ गए। तो अब ये कह सकते हैं कि इस चुनाव के बाद जो दल बदल करके जो दूसरे दल से चुनाव जीत जाते हैं सत्ताधारी दल में आकर, वो स्थिति पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा, क्योंकि बीजेपी ने पूरी रणनीतिक कौशल वहां पे दिखाया था। जो बीजेपी का चुनाव मैनेजमेंट होता है, तमाम बड़े नेता वहां पर लगे थे। पार्टी ने पूरा जोर लगाया। सत्ताधारी दल होने के बावजूद तमाम संसाधन और कई 100 करोड़ की हम कहें तो करीब 700-800 करोड़ के तो वहाँ पर विकास कार्यों की घोषणाएं बीजेपी ने की। कई काम भी शुरू कराए जब से रामनिवास रावत बीजेपी में आए हैं। उसके बावजूद यदि जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है तो निश्चित तौर पर ये मान के चले कि रावत समाज भी उनसे नाराज था। कांग्रेस के जो उनके कार्यकर्ता थे वो पूरी तरह उनसे छिटक गए होंगे, जो उनके साथ नहीं गए। जैसा कि सिंधिया के साथ जो बाकी नेता आए थे उनके साथ कार्यकर्ता चले गए थे, तो कार्यकर्ताओं ने यहाँ काम नहीं किया। दूसरा एक बहुत बड़ा समीकरण वहाँ का जो था आदिवासी वोटर, वहाँ पर बड़ी तादाद में 60,000 से ज़्यादा करीब आदिवासी वोटर हैं। और मुकेश मल्होत्रा जब पिछला चुनाव लड़े थे 2023 में, तो निर्दलीय होने के बावजूद उनको 42,000 आदिवासियों ने उनका साथ दिया था, जो सहरिया आदिवासी हैं। बीजेपी से आदिवासी समाज से सीताराम आदिवासी टिकट के दावेदार थे, वो पहले विधायक रह चुके हैं। बाबूलाल मेवरा टिकट मांग रहे थे, जो विधायक रह चुके हैं पहले। तो बाबूलाल मेवरा और सीताराम आदिवासी को दरकिनार करके पार्टी ने रामनिवास रावत पर दांव खेला। शहरियाओं को संतुष्ट करने के लिए सीताराम आदिवासी को शहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया। ये सारे दांव होने के बावजूद भी एक निश्चित तौर पर ये समझ में आ रहा है कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट रहा मुकेश मल्होत्रा की तरफ। कांग्रेस का वोट उनके प्लस चला गया और रावत समाज और जो बीजेपी का वोटर है वो कहीं ना कहीं शांत बैठ गया, या उसने पूरे मन से इनके लिए काम नहीं किया। तो उसका परिणाम ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और चूंकि शुरुआत में ही आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि रामनिवास रावत पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा, जीते भी, उसके बाद फिर इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए, वहां उन्हें मंत्री पद दिया गया, मंत्री बनाया गया। लेकिन अब ऐसे में एक बड़ा सवाल रहेगा, चूंकि जनता ने ये साफ कर दिया है कि जनता ने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया, जनता ने इस बार प्रत्याशी को चुना है। अब ऐसे में एक सवाल ये रहेगा कि क्या रामनिवास रावत का मंत्री पद अब उनके पास रहेगा या जाएगा? देखिए नैन्सी, वो 6 महीने तक तो मंत्री रह सकते हैं, जो 6 महीने का उनका टर्म पूरा होगा। उसके बाद ये पार्टी मुख्यमंत्री को और बीजेपी प्रदेश नेतृत्व का निर्णय उसके विवेक पे है कि वो हो सकता है रामनिवास रावत का 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो तो उसके बाद वो जो है से उनका पूर्ण दोबारा उनकी शपथ करा के फिर 6 महीने के लिए मंत्री बना सकते हैं। लेकिन वो स्थितियां यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं। मुझे लगता है ये जो चुनाव परिणाम है, ये परिणाम के बाद आपको बीजेपी में खासकर उस अंचल में खासा एक जो है आपसी संघर्ष दिखाई देगा। रामनिवास रावत के भी बयान आने शुरू होंगे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद कल से आप देख लीजिएगा कि उनके समर्थकों के बयान आने शुरू होंगे। कांग्रेस के नेता हमलावर होंगे, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि आप सत्ताधारी दल के साथ हैं, पूरी सत्ता आपके साथ है, उसके बावजूद यदि आप चुनाव हार रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप भीतरघात के आरोप अपनी पार्टी के लोगों पर लगाएंगे, आपके समर्थक को आरोप लगाएंगे। तो एक तरीके से कहेंगे बीजेपी के अंदर घमासान एक वहां पर उस क्षेत्र में शुरू हो जाएगा। और बीजेपी की जो जरूरत थी रामनिवास रावत को लेकर, क्योंकि बीजेपी तो 2023 में 163 सीटों के साथ जीती थी, रामनिवास रावत की बीजेपी को जरूरत इसलिए पड़ी थी कि लोकसभा का मुरैना का चुनाव उनको जीतना था। वो उनका मतलब पूरा हो गया वहां पर रावत वोटर को लेकर। तो अब बीजेपी को भी रामनिवास रावत की वैसी जरूरत नहीं रहेगी। आप कुछ समय तक उनको साथ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कोई समीकरण दूसरे राज्यों में नहीं है कि आप यहाँ का संदेश वहाँ देना चाहें। जो सिंधिया के साथ आए हुए लोगों के साथ हुआ वो स्थिति यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं देती है। तो निश्चित तौर पर ये देखिएगा कि अब निर्णय क्या होना है, ये रामनिवास रावत पर ज़्यादा निर्भर करेगा। वो पार्टी में बने रहते हैं या पार्टी का कार्यकाल पूरा होने के बाद वो कांग्रेस की तरफ देखते हैं या शांत पड़े रहते हैं। तो एक मंत्री पद को लेकर जो आपका जो सवाल था, तो वो तो मुझे लगता है उनका जैसी टेन्योर पूरा होगा उसके बाद उनको दोबारा शायद मंत्री बनाने के बारे में पार्टी बहुत ही कम विचार करेगी। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसे में एक सवाल ये भी रहेगा, चूंकि जब से कांग्रेस को नया नेतृत्व मिला है, युवा नेतृत्व मिला, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें, ये चर्चाएं तेज थी कि शायद अंदरूनी अनबन की वजह से कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में बिगड़ती जा रही है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमजोर होती जा रही है। देखा भी, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस मध्य प्रदेश में बेहद कमजोर हो गई थी। लेकिन अब विजयपुर में हुई कांग्रेस की जीत से क्या कहा जा सकता है, ये जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी है या फिर ये जीत जीतू पटवारी की है?
देखिए नैन्सी, ये जीतू पटवारी के लिए संजीवनी है, कांग्रेस के लिए तो नहीं। जीतू पटवारी के लिए संजीवनी है। लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा में 29 की 29 सीटें पहली बार जो है बीजेपी जीती थी। एक छिंदवाड़ा सीट जो इसके पहले के चुनाव में कांग्रेस जीती थी वो हार गई। वो सीट जो है कमलनाथ की सीट मानी जाती थी। ठीकरा फूटा जीतू पटवारी के सिर। उसके बाद आया अमरवाड़ा का उपचुनाव, वो भी कमलनाथ के क्षेत्र में था। वो बहुत नेक टू नेक मार्जिन से चली और उसके बाद बहुत कम वोटों के अंतर से बीजेपी उसको जीत गई। वहां पर भी जीतू पटवारी के सर पर ठीकरा फूटा। और अभी हमने जो 2 दिन बीजेपी के कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति की बैठक देखी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक, तमाम नेता एक तरीके से ये कहें कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन जो था उस रास्ते पर चलते हुए जीतू पटवारी को लेकर दिखाई दिए कि उनने पद तो स्वीकार कर लिया था जो भी उनको कार्यकारिणी में जगह दी गई, लेकिन बैठक में नहीं आए। वो मध्य प्रदेश में होने के बावजूद नहीं आए या कुछ और कारण बताकर नहीं आए। तो एक तरीके से असहयोग जो जीतू पटवारी को लेकर चल रहा था कि जीतू पटवारी को कमजोर करने की कोशिश चल रही थी, अब यहाँ से जीतू पटवारी बहुत तेजी से अपने निर्णय लेंगे। अब उनको जो है पार्टी आला कमान का भी बहुत ज़्यादा वरदहस्त प्राप्त होगा और एक तरीके से कहें जीतू पटवारी सबसे ज़्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। और इस चुनाव में जो यदि हम विजयपुर में देखते हैं कांग्रेस की जीत को, तो सीताराम आदिवासी तो माफ कीजिए मुकेश मल्होत्रा तो अपनी जगह है, जीतू पटवारी वो नेता थे जिनने दल बदल के साथ वहाँ पर डेरा डालकर ही रखा हुआ था। उन्हें करीब 4 महीने पहले वहाँ पर अपनी कमेटी बनाकर कुछ नेताओं को लगाया था जिनमें जयवर्धन सिंह भी थे। उसके बावजूद वो वहाँ पर लगातार मुकाम किए रहे। दिवाली के दिन भी वो जो है वहाँ पर मतदाताओं के बीच में रहे, जबकि आमतौर पर बाकी नेता अपने घरों में दिवाली की पूजा करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनने जो संघर्ष किया है, वहाँ पर जो मेहनत की है, वो श्रेय उनके खाते में जाएगा। बिल्कुल, और आगे आपसे और भी हम चर्चा करेंगे। विजयपुर की ओर हम रुक कर लेते हैं। अमित हमारे साथ में सहयोगी विजयपुर से बने हुए हैं। अमित, ये बड़ा निर्णय जनता के द्वारा लिया गया, चूंकि उम्मीद ये थी और आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं बीजेपी नजर आ रही थी कि दोनों ही सीट बीजेपी जीतेगी। ना सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस को भी आत्मविश्वास था, लेकिन जनता ने कांग्रेस के आत्मविश्वास पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से जीत हासिल कर चुका है। जी, दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर काफी दमखम के साथ यहाँ पर प्रयास किया था, मगर इसमें प्रयास में भाजपा को असफलता मिलती दिखाई दी और कांग्रेस को यहाँ पर सफलता मिलती दिखाई दी है। ठीक है, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे। प्रभु सर, आपकी ओर मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि क्या जो गलती कांग्रेस ने 2 चुनाव में की, विधानसभा चुनाव का भी हम जिक्र करेंगे, लोकसभा चुनाव का भी, आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कांग्रेस थी जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। क्या लगता है कि क्या यही गलती बीजेपी के द्वारा भी दोहराई गई इस बार, विजयपुर को लेकर भी, बुधनी को लेकर भी? क्योंकि विजयपुर में जो जीत हुई है वो लगभग 7000 वोटों से हुई है। ये कोई छोटा अंतर नहीं होता, काफी बड़ा अंतर है। 7000 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। क्या लगता है कि क्या वो गलती बीजेपी के द्वारा भी दोहराई गई? निश्चित तौर पर बीजेपी की गलती तो इसमें है ही नैन्सी। आप जो है सत्ताधारी दल थे, आपके पास 163 सीटों के साथ आप विधानसभा में हैं, आपको ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। आप ये देखिए कि इस चुनाव का जो असर जो होगा, जो नतीजा आया है विजयपुर का, इसका परिणाम जो हमको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि जो बिना विधायक जो बीजेपी में आ गई हैं कांग्रेस छोड़कर, वो भी रामनिवास रावत के साथ ही आई थी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान, अब वहां पर वो इस्तीफा नहीं देंगी। अब वो सदन के अंदर तो कांग्रेस की बेंच पर बैठी हुई दिखाई देंगी, लेकिन जिस तरीके से वो बीजेपी के कार्यालय आती हैं, बीजेपी की बैठकों में होती हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों में रहती हैं, वो ऐसा ही 4 साल तक बीजेपी के लिए काम करेंगी। लेकिन अब वहां पर बीजेपी उपचुनाव कराने का जोखिम मोल नहीं लेगी। अब वो ठीकरा अपने सिर पर नहीं मोड़ना चाहेगा, जो भी बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व है, कि एक और आपको उपचुनाव में हार मिली है। क्योंकि जो टेम्पो आपका जो बना था विधानसभा चुनाव में जीत से, वो टेम्पो जो लोकसभा चुनाव में बना था उसको आप आगे बरकरार रखना चाहते हैं। तो अब वो जो है बिना जैसा उपचुनाव नहीं होगा। जो मैंने शुरू में कहा कि जो आयातित नेता हैं उनके दम पर आपको ये लगता है कि आप जो है आगे उनको आगे बढ़ा लेंगे, बड़ा नेता बना लेंगे पार्टी में, तब बीजेपी के कार्यकर्ता ही उसको स्वीकार करने में अपनी असमर्थता जताने लगे हैं। वो बोलना उनने बंद कर दिया, क्योंकि जब बोलते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। अब वो इस तरीके का परिणाम देके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आ रहा है अब वो हमको स्वीकार नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी में 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों को आप कांग्रेस के नेताओं को शामिल कर चुके हैं, उनमें से कई बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं। अब जैसे ये रामनिवास रावत ही यदि मंत्री नहीं बनते हैं तो पार्टी की मजबूरी होगी कि उनको किसी निगम मंडल में एडजस्ट करे, क्योंकि एक बड़े नेता हैं। आपको ये लग रहा है कि वो उनको जाने से पूरे देश में एक असर पड़ेगा पार्टी पर,
तो किस तरीके की पार्टी की मजबूरियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल प्रभु सर, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ की भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जहां से ये निर्णय सामने आ चुका है। बीजेपी की यहां पर जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी की यहां पर जीत हुई, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आकाश शर्मा को यहां से हार का सामना करना पड़ा है। तो रायपुर दक्षिण से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट। चूंकि छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव हुआ, रायपुर दक्षिण में बीजेपी की जीत हुई है और कांग्रेस की यहां पर हार हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा को यहां हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी की यहां से जीत हुई है। सबसे पहले सहयोगियों की ओर रुख कर लेते हैं। कुलभूषण हमारे साथ में रायपुर से बने हुए हैं। कुलभूषण, बड़ा अपडेट आया है, ये बड़ा निर्णय, चूंकि रायपुर दक्षिण में बीजेपी की जीत हुई है। लगभग कितने मार्जिन से यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीता है और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, एक चीज तो साफ हो गई है कि जो बृजमोहन अग्रवाल का जो अभेद्य गढ़ था वो अभेद्य ही रहा। आखिर 40 साल बाद एक बार फिर से जो है बृजमोहन अग्रवाल का वो दमखम ही था जो सुनील सोनी को इतनी बड़ी जीत यहाँ पर दिलाई। करीब 40,000 वोटों से भी अधिक की जो बढ़त है वो हासिल की उन्होंने। बड़ी जीत एक तरह से देखा जा सकता था, क्योंकि जो अनुमानित हमने भी लगाया था कि 18, 19, 20 का ही जो फासला होगा, चाहे दोनों ही पार्टियों में जिसके में भी हो। लेकिन जिस 40,000 से भी अधिक वोटों से इस प्रकार से जीत बीजेपी ने हासिल की है, सुनील सोनी की जो जीत हुई है, बड़ी जीत यहाँ पर है। चाहे बृजमोहन अग्रवाल लड़े या ना लड़े, सिर्फ उनका नाम ही काफी है उस अभेद्य में कि कोई भी दूसरी पार्टी का या कोई भी अन्य व्यक्ति उस क्षेत्र में उनका कब्जा वहां से हटा नहीं सकता। तो यही वजह थी कि सुनील सोनी की इतनी बड़ी वहां पर जीत हुई। आकाश शर्मा के हालांकि बहुत ही दमखम के साथ और बहुत ही युवा चेहरा थे, पूरे युवाओं के साथ में जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा उनका प्रचार भी हुआ था। लेकिन जो जनता है उसे पता है क्या करना है, और एक बात जो दक्षिण की विधानसभा की जो जनता है उसने साफ कर दिया कि ये गढ़ जो है वो कमल का गढ़ है और यहाँ कमल ही खिलेगा। तो एक बात ये साफ, इस तरह से बड़ी जीत है। आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सुनील सोनी ने भी ये कहा था और बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा था कि यहाँ पर 2 विधायक होंगे, हम दोनों मिलकर यहाँ काम करेंगे, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा और दक्षिण की जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तो ये एक बड़ा मौका है और ये देखना होगा कि दक्षिण की जनता के लिए क्या नए होते हैं, क्योंकि कई नए प्रोग्राम जो है उन्होंने पहले ही बना रखे थे कि दक्षिण की जनता को काफी बड़े उपहार इस चीज को हम मिलेंगे। और यही वजह है कि दक्षिण की जनता ने अपने नेता अपना भरोसा कायम रखा है और इस बार एक बड़ी जीत जो है वो सुनील सोनी को यहाँ पर दिलाई है। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। जो मार्जिन आप बता रहे हैं, लगभग 40,000 से भी ज्यादा का मार्जिन रहा, जिस मार्जिन से बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। एक बार फिर से प्रभु सर की ओर रुख कर लेते हैं। प्रभु सर, रायपुर दक्षिण से भी कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर विपरीत है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आई थी और इसका नतीजा रहा कि बीजेपी को विजयपुर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन रायपुर दक्षिण की यदि बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल बड़ा नाम है और अब ऐसे में क्या कहा जा सकता है, वही सवाल मेरा रहेगा कि क्या अति आत्मविश्वास का यहाँ पर ये नतीजा रहा या फिर ये हार किसकी है और जीत किसकी है? देखिए नैन्सी, पहले तो मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूँ। अति आत्मविश्वास में बीजेपी नहीं थी, बीजेपी को शुरू से विजयपुर में डक्का लग रहा था। बीजेपी ने तमाम नेता वहां पर लगे हुए थे। जो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो उस क्षेत्र में जो है चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते हैं, उन तक ने वहां पर मोर्चा संभाला था। लेकिन चूंकि बीजेपी के प्रति माहौल ही वहां पर खराब हो चुका था, इसलिए वहां पर ये हुआ। लेकिन जो कुलभूषण कह रहे हैं रायपुर का, तो बिल्कुल वो सीट जो है बृजमोहन अग्रवाल की सीट है। एक तो शहरी क्षेत्र में बीजेपी का अच्छा प्रभाव है, रायपुर प्रॉपर जो राजधानी है उसका शहरी इलाके की वो सीट है। बृजमोहन अग्रवाल छात्र राजनीति से वहां पर संघर्ष करते रहे। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस दौरान पर भी वो चुनाव जीतते रहे और लगातार उनने वहां अपने कार्यकर्ताओं से, जो छात्र राजनेता के हैसियत से जो अपने दोस्तों से मिलते थे, जिस तरह टीम खड़ी की थी, वैसे ही वो जो है टीम को आगे बढ़ाते चले गए। वहां पर टीम वर्क उनका बहुत अच्छा रहा। पार्टी के बनिस्बत वहां पर बृजमोहन अग्रवाल का ज़्यादा रसूख उस सीट पर है, लोगों का जुड़ाव सीधा वहां पर है और उसका बहुत बड़ा वहां पर असर रहा। और दूसरा, सत्ता वहां पर बीजेपी के संगठन भी साथ में, और बृजमोहन अग्रवाल को अब चूंकि दिल्ली ले जाया गया सांसद बनाकर, तो निश्चित तौर पर एक नया नेता वहां पर रायपुर दक्षिण सीट से उभर कर सामने आने की बात थी। और दूसरा, बृजमोहन अग्रवाल का कद और आगे बढ़ाने की बात थी। तो वो चूंकि वो लंबे समय से वहां पर हैं और कई बार वो मुख्यमंत्री की रेस में भी माने जाते थे, हालांकि उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला।
मंत्री तक ही वो सीमित रहे। तो अब उनका जो कद और बड़ा करने की बात है, तो वहाँ ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी पूरा जोर लगाया है। और यही वजह है कि आप देखिए एक उपचुनाव में जहाँ पर नेक टू नेक चुनाव होते हैं बहुत सारी जगह, वहाँ पर 40,000 का अंतर से जीत हासिल करना, जबकि वो ब्रजमोहन अग्रवाल की सीट थी, उनकी जगह दूसरे चेहरे का जीत हासिल करना, तो ये एक बड़ा ये कहें कि वहाँ पर ब्रजमोहन अग्रवाल के प्रभाव का खासा असर दिखाई दिया। नैन्सी, बिल्कुल, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की ही राजनीति की बात करें तो कई सारे मुद्दे कांग्रेस के द्वारा वहां पर उठाए गए, बलौदाबाजार का कांड हो या फिर इसके अलावा कवर्धा कांड हो, और कई प्रकार के जो मुद्दे थे वो उठाए गए। लॉ एंड ऑर्डर पर भी कांग्रेस के द्वारा सवालिया निशान खड़े किए गए थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्हें घेरने की पूरी कोशिश की, जमीनी मुद्दे उठाए, लॉ एंड ऑर्डर पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा किया गया। वैसे में क्या लगता है कि जो जनता है, जनता ने इस बार वोट क्या पार्टी के निशान को देखते हुए किया या फिर प्रत्याशी के लिए वोट किया? छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो पार्टी का निशान वहां पर खासा महत्वपूर्ण रहा, साख वहां पर व्यक्ति की खासी महत्वपूर्ण रही, उसकी वजह से वहां पर यह हुआ है। सुनील सोनी कोई नए चेहरा नहीं है उस क्षेत्र के लिए, वो भी वहां पर सक्रिय रहे, रायपुर के नेता है, रायपुर में वो सक्रिय रहे। जो कवर्धा कांड हुआ या बलौदाबाजार कांड हुआ, ये सब जो पुराने मामले हो चुके हैं, इनकी आंच में तब के नेता बाहर निकले हैं। डिप्टी सीएम बने हैं विजय शर्मा, वहां पर आप ये देखिए उस क्षेत्र से जो उस आंदोलन में जेल भेजे गए थे। तो इस तरीके के छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के साथ जो संघर्ष करे, जमीनी मादा पे संघर्ष करने वाले नेता हैं, तो जनता उसको चुनती हुई दिखाई देती है, तो वही यहाँ पर दिखाई दिया है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जनता ने पार्टी का जो चिन्ह था उसको देखते हुए वोट किया है। हालांकि एक बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी की रही है, जो कि भारी अंतर से, भारी मार्जिन से यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। बने रहिएगा, आपसे और भी आगे मैं चर्चा करूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल सीसामऊ सीट पर भी ये निर्णय साफ हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। सीसामऊ सीट पर सपा की जीत हुई है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी यहां से भारी मतों से जीते हैं, जहां बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 8,629 वोटों से हराया है। तो सीसामऊ सीट पर सपा की बड़ी जीत, जहां सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने बीजेपी के प्रत्याशी रहे सुरेश अवस्थी को 8,629 वोटों से हराते हुए सीसामऊ सीट सपा के नाम दर्ज कर दी है। तो आपको बता दें कि सीसामऊ सीट पर सपा प्रत्याशी की जीत हुई, सपा की जीत हुई। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी यहां से भारी मार्जिन से, भारी अंतर से जीते हैं, जहां सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने बीजेपी के प्रत्याशी रखे सुरेश अवस्थी को 8,629 वोटों से हराया है। तो आपको बता दें कि सीसामऊ सीट पर सपा की जीत हुई, जहां सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी की जीत हुई है। यहां पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने बीजेपी के प्रत्याशियों को भारी मतों से हराते हुए ये सीट सपा के नाम दर्ज करा दी। और फिलहाल यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अपडेट जो नतीजे हैं उपचुनाव से जुड़े हुए, चुनाव से जुड़े हुए, लगातार अनादि टीवी आप तक पहुंचाता रहेगा। सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आपको देंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।